साइबर क्राइम्स का भी रेशो बढ़ रही है अब आप क्या समझती हैं ये किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा? क्योंकि 19 से 20 करोड़ के पास उसका एक्सेस है तो क्यों नहीं बढ़ेगा। FIA बहुत अच्छा काम कर रही है। आज सोशल मीडिया पे भी खवातीन ग्लैमराइज करती हैं अपने मामलात को। औरतें समेत आदमियों को रिलीजन की सही तशरीह का ही नहीं पता। पिछले साल के अंदर जितने माइग्रेट यूथ ने पिछले साल में किया वो पिछले कई दहाइयों के अंदर वो हमें मिसाल नहीं मिलती। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। नॉट दैट 160 79 प्लस यूनिवर्सिटीज हम उन पे विजिट्स भी दे चुके हुए। यूथ हब के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है। अब ये देखें कि यूट्यूबर्स को कहते हैं कि हाँ ये हमारी इंस्पायरेशन है। अब वो यूट्यूबर कहता है कि हाँ जी मैं मैट्रिक पास भी नहीं हूँ, तो वो बच्चे एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मोबाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मुझसे एक सवाल पूछा था, आप ही का सवाल आपसे पूछती दोबारा। आपने कहा कि आप कहना चाह रही हैं कि हमारी यूथ अवेयर नहीं है, तो आपसे सवाल पूछते हैं, आपको लगता है फिर हमारी यूथ अवेयर नहीं है? अब जिस तरीके से आर्टिफिशियल वीडियोस बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसको पूरी दुनिया में ही नहीं रोका जा सकता। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में मसला है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है और कर सकते क्योंकि दुनिया अब सब आगे जा रही है। अब हम पीछे तो नहीं रह सकते ना, किसके नुकसानात बहुत हैं। नुकसानात तो हर चीज़ के और फ़ायदे नुकसानात हैं। अच्छा, रेप के केसेस के हवाले से थोड़ा, अब मैं भी एज ए लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम ये देखते हैं कोर्ट्स के अंदर ओपन हेयरिंग होती है, FIR सबके पास सामने पड़ी जा रही होती है। केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से 80% से ज़्यादा खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं अपना केस। देखिए, दुनिया में किसी भी दुनिया में इंसाफ का दहाना ये नहीं होता कि आप आज गए और कल आपको इंसाफ मिल जाएगा। CCD के हवाले से आप बता दें कैसा काम कर रही है CCD? ये तो अब जब इनके स्टार्ट्स निकलेंगे, जब वो असल में क्राइम को पकड़ सकेंगे, जब वो हमारे सामने कुछ चीज़ें लेके आएंगे तभी पता चलेगा। फेमिनिज्म के अंदर फेमिनिस्टिक जो अप्रोच होती है वो खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप कंस्ट्रक्टिव किसी किस्म का रिजल्ट चाह नहीं रहे होते? देखिए, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि उसको डायरेक्शन सही तरीके से मिलनी बहुत ज़रूरत है। जी मिस अमृत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपकी इनिशियल जर्नी के हवाले से। थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताइए, किस तरीके से आप ख़ास तौर पे लिटिगेशन के हवाले से थोड़ा बताइए और लॉ के हवाले से। उमर, मैं ये समझती हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं अक्सर जब इस सवाल के ऊपर मुझे तबसरा करना पड़ता है तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में औरत के लिए सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि उसने डिग्री ले ली, ये भी है कि उसकी जर्नी वहाँ तक कैसे पहुँची और स्पेशली डिग्री ली भी तो किस चीज़ में ली और आगे क्या वो उसको प्रैक्टिस भी कर रही है या नहीं कर रही। आपको पता है हमारे पास सोसाइटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और ऑनेस्टली मैं कोई विमेन कार्ड या विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना चाह रही, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक इशू परसिस्ट करते हैं क्योंकि औरत अगर, मैं अब फिर वही बात आ जाती है, मैं औरतों के हवाले से बात करूंगी क्योंकि मैं बाहैसियत खुद एक औरत के तौर पे इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर औरत काम करना शुरू करे तो सबसे पहले तो घर में उसको ये मसले सामने करने पड़ते हैं कि जी अच्छा, अगर इसने ज़्यादा पढ़ लिया तो कल को इसके रिश्तों की प्रॉब्लम्स होंगी, शादी नहीं होगी। शादी हो गई तो अगर जी पढ़ के काम करना शुरू कर दिया तो घर कैसे मैनेज करेगी, साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करेगी, साथ जी काम कैसे मैनेज होगा, बच्चों को कैसे पालेगी, और आपको पता है किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे ये लगता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम जितना तबसरा करें उतना कम है। तो सोसाइटी, मुझे लगता है इन जनरल, चाहे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन डिस्पाइट दैट सपोर्टिव विजम जो उन्होंने मुझे दिखाया, जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने जितने मेरे लिए मुश्किलात क्रिएट की और जितनी मेरे पेरेंट्स के लिए की और आज तक कर रहे हैं, क्योंकि मैं वाहिद शायद ख़ानदान में लड़की हूँ जो इतना एक्टिवली इन कामों से मुराद लिटिगेशन में, केसेस में काम कर रही हूँ। और हमारे जी ख़ानदान की लड़कियों को जी ये सब करने की वो इतनी नहीं होती है और अक्सर लोग भी जब ये बात सुनते हैं तो वो कोई ख़ास इंकरेज नहीं करते, बल्कि कहते हैं अच्छा तुम कोर्ट भी जाती हो, वहाँ क्या होता है, कैसा होता है, यू नो हाउ इट इज़। अच्छा, इसमें आप अक्सर, मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, आप मेल शोविनिज्म की बात करती हैं। अब आपको नहीं लगता कि ज्यादा ही कोई ओवररेटेड होगी या मेल डोमिनेंस? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आप खुद भी यूके से स्टडी करके आई है, हम वेस्ट को देख लें एज कम्पेयर टू साउथ एशिया के अंदर ये मसला है कि मेल डोमिनेंस को ज़्यादा ही ओवररेटेड किया जाता है। आप नहीं समझती कि अब मेरे ख्याल में खातून जो है वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि वो तमाम अपने मामलात खुद देखे, एज कम्पेयर टू अगर मर्द को देखा जाए? आप खुद अपनी पेरेंट्स के बारे में कह रही हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया और पेरेंट्स में देखें तो आपके वालिद मोहतरम होंगे। तो एक मर्द जो होता है वो अगर देखें तो पहले वो अपनी वालिदा को देखता है, फिर अपनी बहन को, फिर अपनी बीवी को, फिर अपनी बेटी को, ये सारी स्टेजेस वो जो है वो सफ़र करता है। आप नहीं समझती कि अब खवातीन को, सोसाइटी की खवातीन को खास तौर पे इस चीज़ का जो अलमिया है, जो मेरे ख्याल में जो परसेप्शन है उसको तब्दील करना चाहिए? शोविनिज्म जो मैं बात करूं, मेल।
मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मेरे इसमें ना कई ऐसे सवालात हैं जो कि मेरी सोसाइटी से हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसमें मैं दीन को भी बीच में लेके आऊंगी आपके इसी सवाल के ऊपर, और साथ ही साथ मैं इस बात का भी जवाब आपको इस तरीके से दूंगी कि उमर, मुझे आई एम 28 राइट नाउ, ठीक है, मुझे तकरीबन अपने आप को अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में, हालांकि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी, मेरे वालिदैन का दिमाग बहुत ज़्यादा उस तरह था, और ऐसा नहीं कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां पढ़ती नहीं थी या उनको इल्म नहीं दिया जाता था, उसके बावजूद मुझे एक पूरी बैटल लड़नी पड़ी, और फाइनली अब जाके मैंने अपने आप को कहीं स्टैंड किया है। ठीक है। और अब मेरी एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी, व्हेनेवर मेरी शादी होगी वो एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी, जहां मुझे फिर अलग प्रूव करना पड़ेगा। मेरा सवाल शोविनिस्टिक सोसाइटी से बिल्कुल नहीं है, आप सही कह रहे हैं, और शोविनिज्म बाय द वे ये हमारे जहन में है कि सिर्फ पाकिस्तान में प्रिवेल करता है। मैंने इंग्लैंड में भी देखा है, मैंने यूएस में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है। आप डेवलप्ड इकोनॉमी को उठा लें, आप डेवलपिंग कर लें, कानून बनाने वाले भी मर्द हैं, कानून को इस्तेमाल करने वाले भी उन लोगों पे मर्द हैं, और कानून पे तबसरा करने वाले भी मर्द हैं। अच्छा, अभी हमने हाल ही में ही देखा, हमारे पास एक जानी मानी वकील का केस था जिसमें 3 रुकनी जज बैठे हुए थे, तो उनमें जब एक औरत आई थी तो उन्होंने किस तरीके से उसका नाम हटाया, क्योंकि जी जज को, क्योंकि आपने डिसीजन इस तरह का देना था। तो मेरा ख्याल है फिर आपकी बात वहीं पे मैंने कह दी कि किस तरीके से वहां पे जज का औरत का होने के, ठीक है, ये चीज आपकी बात एक सम एक्सटेंट वी कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन ये मुझे चीज बताएं कि अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लीड करती हैं फेमिनिज्म की तरफ। हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म के अंदर भी रेडिकल फेमिनिज्म होती है, अब लिबरल फेमिनिज्म होती है, या हम जिसमें कुछ इस्लामिक अप्रोच भी होती है इसके अंदर। आपने समझती कि जिस तरीके से जो स्लोगन्स होते हैं फेमिनिज्म के अंदर, फेमिनिस्टिक जो अप्रोच होती है वो खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप विमेन राइट्स के लिए तो ठीक है सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन विमेन राइट्स को देखते हुए बहुत सारी खवातीन का ही एक्सप्लॉइट किया जा सकता है खासतौर पे, क्योंकि असल में आप कंस्ट्रक्टिव किसी किस्म का रिजल्ट चाह नहीं रहे होते। देखिए, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि अवेयरनेस फैलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं आपसे एक बात पे इत्तेफाक जरूर करती हूँ कि उसको डायरेक्शन सही तरीके से मिलनी बहुत जरूरत है। मैं अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे न्यूज चैनल के बाहर किसी बात पे हड़ताल शुरू कर देती हूँ कि जी पे का मसला है, राइट्स का मसला है, कोई भी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मसले होते हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, एटलीस्ट मेरा मुद्दा इस तरह का होना चाहिए जो सारों को इकट्ठा लेके चले, ना कि सिर्फ वो एक खास तबके या खास सोसाइटी या खास लोगों को टारगेट कर रहा हो। और उमर, हमें एक बात समझने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज ए नेशन भी कि फेमिनिज्म एज अ होल हर कंट्री पे डिफरेंट होता है। हम वेस्टर्न आइडियाज़ पाकिस्तान में नहीं लगा सकते। देखिए, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमें शरिया लॉ को भी देखना है, हमने साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी देखना है। अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट, शरिया की बात अपना की है, अब शरिया की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस के अंदर ये चीज़ बहुत सारे स्कॉलर्स भी कहते हैं कि खातून की जो 4 दीवारी है और 4 दीवारी के अंदर जन्नत है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्हें जो है ना इस्लामिक प्रेमिसेस के अंदर रह के अपनी चीज़ें मामला देखने चाहिए। लेकिन आपने समझ लिया जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे भी खवातीन ग्लैमराइज करती हैं अपने मामलात को, उसमें भी थोड़ी सी फिर फ्लेक्सिबिलिटी या तो रिलेशन जो है वो इस्लामिक रिलीजन प्रेमिसेस के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उमर, देखें आप 2 बातें इस वक्त कर रहे हैं। एक होता है कि पहली बात आपका जो रिलीजन की पाबंदी है ना, वो अगर तो आप मुझसे लिबास की या आप उस हदूद की बात करें, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, उस पर मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये बात कर रही हैं कि आपका रिलीजन आपको किस हद तक किस मामले में प्रोटेक्ट कर रहा है या कितनी आज़ादी दे रहा है, तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे तो लगता है हमारे मुआशरे की बहुत औरतें, अगेन मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, औरतें समेत आदमियों को रिलीजन की सही तशरीह का ही नहीं पता। औरतों को सबसे ज्यादा आज़ादी, औरतों को सबसे ज्यादा खुददारी हमारा दीन देता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको करबला से ज्यादा किसी चीज की नहीं दे सकती। अच्छा, मुझे एक चीज इसी बात से ना आपकी एक बात याद आ गई, वो एक प्रोग्राम के अंदर खलील रहमान कमर साहब ने कहा था एक खातून से कि तागूत का मतलब मुझे बताएं, और उसको नहीं पता था, तो उन्होंने कहा था कि आप उन औरतों में शुमार हैं जो जाहिल औरतें हैं, ठीक है। अगर आपको वो प्रोग्राम याद हो, बड़ा वायरल भी हुआ था। जी जी, तो ठीक है, वो इस किस्म के अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए खलील रहमान कमर साहब को, लेकिन आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम एक रेशो निकालें, क्या खवातीन का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत किस वजह से कम, किस वजह से?
देखिए मैं ये समझती हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा उम्र अब बदल चुकी हुई है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा बदल लिटरेट हो चुकी है चुकी मेरे है ख्याल में, लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, नहीं ऐसी बात कराची नहीं तक, है, ऐसी बात बैकवर्ड नहीं है। एरियाज मैं के अंदर अभी तो अभी तक आपको भी एक एग्जांपल दे के आती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा आई बिलोंग फ्रॉम इंटीरियर पंजाब वाली साइड पे, और वहाँ पे भी चीज़ें अब बदल रही हैं। क्योंकि हमारे पास जो एक मीडिया का प्लेटफॉर्म आ चुका है ना, इसने ही हमारे लिए एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बना दी है। किसी ने भी फ़ोन का इस्तेमाल करने से पहले अब कोई गुरेज नहीं करता। अगर हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अवाम है ना, दैट मीन्स कि अगर हम लोग के पास 27 या 28 करोड़ की इस वक्त अवाम है, तो उसमें से आप यकीन करें 18 से 19 करोड़ जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड सिम में यूज़ कर रहे हैं। तो यकीन करें वो सब एजुकेटेड में ही आ जाते हैं, वो फिर अंगूठा छाप नहीं रहते हैं। तो पहली बात, एजुकेशन को भी हम लोग एक पैमाने पे लेके जाते हैं तो उसका लिटरेसी रेट फ़र्क है। हाँ आप सही कह रहे हैं, सही और गलत की तफरी करना, उसको डिस्टिंग्विश करना, उसके साथ साथ कुछ फैसलों के ऊपर बात करना, तबसरा करना, और अगेन रैशनल दे के तबसरा करना, इस पे आपको, हाँ जी मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी किताबें, आपकी डिग्रियाँ आपको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो कि मैं ये समझती हूँ कि अब गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है और साथ ही साथ आपके इर्द गिर्द के लोग भी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम ज़रा यूथ के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। आप खुद भी मेंबर हैं यूथ काउंसिल की, प्राइम मिनिस्टर जो उनकी मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे इसमें यह बताएं कि क्या सिचुएशन है। मेरी एक इमिग्रेशन लॉयर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पिछले साल के अंदर जितने माइग्रेट यूथ ने पिछले साल में किया, वो पिछले कई दहाइयों के अंदर वो हमें मिसाल नहीं मिलती। क्या ऐसी वजह है कि नौजवान जो है वो मायूस हो के पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब यूथ काउंसिल्स के लिए एडवाइजरीज तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ हिकमत अमली या कुछ ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली आ नहीं रही। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। नॉट दैट कि मैं मेंबर हूँ उस काउंसिल की, मैं इस वजह से ये बात कर रही हूँ। लेकिन देखिए उमर, कुछ चीज़ें होती हैं, जब हुकूमत कोई प्रोग्राम इनिशिएटिव लेती है ना, पहली बात वो बहुत डाउन कंसिडरेशंस लेके करती है। और जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से ये लोगों को अपॉइंटमेंट हुई है, उस बेसिस के ऊपर उनकी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुई है। अब प्रोविंशियल लेवल पे इस वक्त हम लोग जितने हमारे रेडार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 179 प्लस यूनिवर्सिटीज़, हम उन पे विजिट्स भी दे चुके हुए हैं, हम उन पे तबसरा भी कर चुके हुए हैं, उनको पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ भी इंगेज कर चुके हुए हैं। यूथ हब के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं, लेकिन जितनी जॉब्स आपके पास इर्द गिर्द हैं उनके बारे में लोगों को सही तरीके से उनकी पोर्टफोलियो लगा के, उनकी सीवी अपलोड करके उस चीज़ के ऊपर एक्चुअली अपडेट किया गया है, दिस इज़ अ गुड थिंग। जिसकी आपकी एआई टेक्नोलॉजी भी इंक्लूसिव है, और साथ ही साथ आपके लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, और आपके लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। आप यकीन करें, मैं आपसे एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, मेरे पास लंदन में ना बहुत अच्छी जॉब थी। सारे कहते थे यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। इस वक्त मेरे घर में भी 3 वैकेंसीज खाली है, मेरे पास जो मेरे फर्म है वहाँ पे भी 4 वैकेंसीज खाली हैं, मैं जिस इदारे से रोज होके आती हूँ वहाँ पे भी 2-2 वैकेंसीज खाली हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जॉब्स की कमी है। नहीं, हमारे यहाँ पे लोगों को सही मालूमात नहीं है, जिसका ज़राए हमारी सरकार ने पैदा किया है। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी बहुत लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। देखिए आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, मेरा इसमें ये है कि मेरा सवाल मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, सिर्फ आखिरी बात। जब हम डंकी मार के यहाँ से जाते हैं तब भी तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, उस बंदे का भी पता करते हैं, वो जो झूठे लोग होते हैं जो फ्रॉड में फंसाते हैं, जिनकी वजह से आपके लोग यहाँ से इधर उधर जाते हैं, जिस वजह से लोगों का बेसिकली नुकसान होता है। वहाँ पे भी तो लोग पैसे खर्चते हैं और लोगों को सर्च करते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस चीज में क्यों नहीं हम सर्च कर कहना चाह रही कि नौजवान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो किस तरीके से उनके ट्रैक ठीक होंगे। मैंने थोड़ा डिजिटल जो आजकल जिस तरीके से हो रहा है, खास तौर पे हम देखें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, साइबर क्राइम्स का भी रेशो बढ़ रही है। अब आप क्या समझती हैं ये किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा? देखिए साइबर क्राइम तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब जिस तरीके से लोगों के पास, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया, इतना थ्रेशोल्ड के 19 से 20 करोड़ के पास उसका एक्सेस है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, जितने लोग इस्तेमाल करेंगे उतना मसला होगा। FIA बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने शायद इस इदारे का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा काम कर रही है FIA, और FIA इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपके IP एड्रेसेस लेके आप तक पहुँचा जाता है, और अगर कोई किसी किस्म की कोई बुली कर रहा है, हरासर्स मौजूद होते हैं जो पीछे बैठे हुए होते हैं, डार्क वेब के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन तक पहुंचा जाता है और उनकी तह तक पहुंचा जाता है। एंड आई हैव माई सेल्फ एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट एंड विटनेस्ड इट। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एक इदारे की आप एग्जांपल लें तो ये इदारा इन इटसेल्फ इज वर्किंग रियली वेल, लेकिन इसमें लोगों को भी थोड़ा शऊर हासिल करने की जरूरत है कि उन्होंने किस तरीके की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना है, कुछ नहीं। अगर आप ये देखें तो जो लोग एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर थोड़ा शऊर है, तो जब वो आपको कुकीज़ की या इस तरह की चीज़ों का जब वो आपको पूछ रहे होते हैं जिसको हम फटाफट एग्री कर लेते हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ों को हमें पढ़ने की जरूरत है। जब कैश इकट्ठा हो जाता है आपके वेब के ऊपर, एटलीस्ट आप
उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, जैसे आप अपनी एप्स को स्वाइप करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इंसान को खुद भी मालूमात होना चाहिए। एफआई अच्छी काम कर रही है, जो यूथ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा काम कर रही है। आप कहती है नौजवानों को जदोजहद करनी चाहिए, अवाम को जो है वो मजीद शऊर होना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं? अवाम को शऊर नहीं है? मैंने आपको ये नहीं कहा कि आवाम को शऊर नहीं है, मैंने आपको ये कहा है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर मजीद काम सबको मिलके करना है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो आपकी सरकार है, चाहे वो आपके दूसरे इदारे हैं। कलेक्टिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, यूथ जो है, बहुत सारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को अपने इंस्पायरेशन समझने लगी है। आप क्या समझती है यहाँ पे अवेयरनेस की कितनी जरूरत है बच्चों को, नए आने वाले बच्चों के लिए? जो आप ये देखें कि यूट्यूबर्स को कहते हैं कि हाँ ये हमारी इंस्पायरेशन है, अब वो यूट्यूबर कहता है कि हाँ जी मैं मैट्रिक पास भी नहीं हूँ और मेरे पास इतना फाइनेंशियल, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, तो वो बच्चे एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मोबाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में बड़ा एक सवाल पूछा था, आप ही का सवाल आपसे पूछती दोबारा, आपने कहा कि आप कहना चाह रही हैं कि हमारी यूथ अवेयर नहीं है, तो आपसे सवाल पूछते हैं, आपको लगता है फिर हमारी यूथ अवेयर नहीं है? नहीं, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो तो बच्चे मासूम हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके लिए अवेयरनेस स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मेरे से आप ये सवाल करती हैं तो मेरा जवाब ये है कि हुकूमत को ये चाहिए, जो सारे रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हुए हैं यूथ की काउंसलिंग के लिए, वो जाके तमाम स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स कंडक्ट कराएं और बच्चों को ये बताएं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया को ग्लैमराइज किया जा रहा है, हो रहा है, वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, उसकी तो कोई मसला है ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या कह रहे हैं कि फिर जो इतने लोगों की रोजगारी है उसको बंद कर दिया जाए? नहीं, बंद आप फिर यही कह रहे हैं ना कि उनको पाबंदी उन पे लगा दी जाए, क्योंकि फिर उनकी पाबंदी कर दी जाए ताकि फिर उनके पास ना रोजगार हो, फिर जिस तरह आपने बताया इतने फीसद यहाँ से यूथ जा चुके हैं, वो भी उनमें से शुमार हो जाए और वो भी यहाँ से चले जाए। मेरा ख्याल है आप फिर ये चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा। नहीं, आप क्लियरली यही चाह रहे हैं। चले, इस पे एक लंबी डिबेट है, वैसे हमारे पास टाइम कम है। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अब देखें जिस तरीके से आर्टिफिशियल वीडियोस बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सिलसिला तो ये भी रुकने को नहीं है, और बहुत सारे आपके पास भी ऐसे केसेस आए होंगे मेरे ख्याल में। इस हवाले से आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसको पूरी दुनिया में ही नहीं रोका जा सकता। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में मसला है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है। और ये देखिए, जदीद जब भी आपके मुल्कों में तरक्की होती है तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें सो एंड सो फोर्थ होती ही होती हैं, वो आपके साथ साथ होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए मजीद कानून बनानी है और उन कानून साजी को भी अप्लाई करना है, और ऑब्वियसली जो इस तरह के लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना है। और जो लोग चेक एंड बैलेंस जब आप उनको रखते हो तो जो लोग इस तरह की चीज़ों के पीछे होते हैं उनको उनकी सजाएं भी मिलनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए एक डेटरेंस कायम हो और एक डेटरेंस आपकी सोसाइटी में बने। अदर देन दैट, देखिए, इन इटसेल्फ एक चीज़ को आप, जाहिर सी बात है, आप पाबंदी उस पर नहीं लगा सकते, आप बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया अब सब आगे जा रही है, अब हम पीछे तो नहीं रह सकते ना, किसके नुकसान बहुत हैं। नुकसान तो हर चीज़ के और फायदे नुकसान हैं। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा आखिरी सवाल है, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ऑनर किलिंग जो है, खवातीन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो विक्टिम है। अच्छा, इसका इंटरलिंक जो होता है, वो जो करेक्शन होता है वो कोर्ट मैरिज के साथ ज़्यादातर होता है। आप क्या समझती हैं, अगर एक रिसर्च देखी जाए, और मेरी असेसमेंट जो है इसमें फाइनल, मैंने जितनी रिसर्च की है, कोर्ट मैरिज ज़्यादातर फिर वो कामयाब भी नहीं होती, ठीक है। आप क्या समझते हैं ऑनर किलिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कानून जो हैं ख़ास तौर पे वो किस तरीके से हैं, क्या बेहतर है, मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और किस तरीके से यहाँ पे डिटरेंस क्रिएट की जा सकती है? जैसे बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले। देखिए, ये सवाल ऐसा है जो अक्सर पूछा जाता है और मेरे पास इसका एक बेसिक सा जवाब है कि अभी आपने मेल शोविनिज्म से बात स्टार्ट की थी और आपने खुद ही वहाँ पे लाके ख़त्म कर दी है कि जब तक लोगों के दिमागों से ये फतूर नहीं निकलेगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होगी। ऑनर किलिंग क्यों होती है उमर, आप मुझे बताएं। और गैरत के नाम पे कत्ल, एक लड़की जाती है अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती है, गैरत के नाम पे कौन कत्ल करता है? मर्द। ऐसे ही है ना, औरत तो नहीं जाके औरत का गैरत के नाम पे कत्ल करेगी। तो फिर आपके सवाल का ही आपने जवाब है, जब तक शऊर खाली काफ़ी नहीं है, उस शऊर को इनकलकेट भी करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ तब जाती हैं जब इस तरह के लोगों को उनकी सज़ाएं भी मिलती हैं। जब तक उनकी सज़ाएं नहीं उनको मिलेंगी, आइंदा से आने वाले करने वाले कोई बाज नहीं आएंगे। ये ऑनर किलिंग्स आप मज़ीद KPK और बलूचिस्तान मज़ीद 50 साल सुनते जाएंगे। ये चीज़ें तब ख़त्म होगी जो लोगों ने असल में इंसिडेंट्स किए हैं, जब तक उनके लोग नहीं देखेंगे कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। अच्छा, रेप के केसेस के हवाले से थोड़ा, मैं भी एज ए लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम ये देखते हैं कोर्ट्स के अंदर ओपन हेयरिंग होती है, FIR सबके पास सामने पड़ी जा रही होती है। अच्छा, एक केस भी आया है रेप के ऊपर, आपने देखा हो, केस नंबर 9 मेरे ख्याल में, वो बड़े हाइप क्रिएट हुई है उसकी भी।
आप क्या समझती हैं, आपकी भी जो है वो ताल्लुकात अच्छे होंगे गवर्नमेंट से और लेजिस्लेटर से, किस तरीके से आप समझती हैं मज़ीद इस तरीके को बेहतर किया जा सकता है, रिपोर्टिंग के हवाले से भी और इसकी लिटिगेशन के हवाले से भी? आज मेरी बात हो रही थी, आई वाज सिटिंग एट द FIA और हमारी बात हुई थी। आप एस्टॉनिश होंगे कि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से 80% से ज़्यादा खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं अपना केस, और 20% जो कंटिन्यू भी होते हैं वो भी ट्रायल स्टेज से पहले ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि वो आपस में ही तय कर लेते हैं, कोई आपस में उनका मुआहदा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है और वो वहाँ पे केस को ख़त्म कर देते हैं। चीज़ें सिर्फ तब आगे आती हैं जब आप या तो उनके ऊपर डटाई से लड़ते रहें। देखिए, दुनिया में किसी भी दुनिया में इंसाफ का दहाना ये नहीं होता कि आप आज गए और कल आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये दुनिया की किसी रियासत में नहीं करती, चाहे वो पाकिस्तान है या दुनिया की आप किसी और रियासत की भी बात करें। इट टेक्स टाइम, विद टाइम चीज़ें हल होती हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि अब लोगों को शऊर आ गया है, लोगों को पता चल गया है। अभी रिसेंट ही गुलबर्ग में एक इंसिडेंट वाक़या आया फिरदौस मार्केट के अंदर, वो भी बात बहुत हाईलाइट हुई थी। वो केस को रखा भी गया, मुल्ज़िमान को पकड़ा भी गया है, उनकी तफ्तीश भी किए जा रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इन चीज़ों पर काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों की ना शायद एक नेचर में बात है कि हम सिर्फ नेगेटिविटीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं। तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि हम थोड़ा पॉजिटिविटीज़ की तरफ भी जाएं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, विड्रॉ कर लेते हैं या उनकी सेटलमेंट हो जाती है, इसमें मुझे ये बताएं कि ये ऑनर किलिंग के अंदर भी सबसे बड़ा मसला है। अगर हम देखें तो वही फैमिली उस खातून की जो है वो मर्डर करती है, आखिरी सवाल है बस, मर्डर करती है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में वहीं कह देती है कि हाँ जी, उसकी वालिदा या उसके वालिद साहब कह देते हैं कि हम अपने बच्चे को माफ़ करते हैं, मतलब कि जिसने उसका कत्ल किया है। इसमें कि कानून में मेरे ख्याल में तब्दीली की ज़रूरत है। नहीं, कानूनी देखें, अब एक सवाल आता है कि खून बहा तो हमारे एन आई फॉर एन आई, तो आपका दीन भी ये कहता है। तो अगर तो आपका वो बिल्कुल उसके पास राइट है, अगर वो इंसान खुद ही कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आई एम ओके विद इट, ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती या डंके के चोट के ऊपर, ये कि वो खुद इस बात पे अग्री कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर उसके ऊपर तो बहस नहीं बनती है ना। वो तो फिर अगलों का खुद का फैसला है। अब आप किसी को फोर्स तो नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई तुम इस रास्ते पे चलो, अगर वो खुद ही नहीं चलना चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने माजी में देखा है, मैंने 1-2 केसेस पर्सनली खुद किए हैं जिसके ऊपर बाद में खुद ही जो लिटिगेंट से वो पीछे हट जाते थे, दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद इट। तो आई थिंक वो फिर आपकी अपनी विल एंड चॉइस होती है। आखिरी सवाल, CCD के हवाले से आप बता दें कैसा काम कर रही है CCD? CCD बहुत अच्छा मेरे नज़दीक काम कर रही है। हर बंदे का अपना तजुर्बा होता है। जिस तरीके से है और ये मामला जो है वो अब क्राइम रेशो में कमी लाएगा, आप वाज़े समझती हैं? मुझे देखें, कोई भी चीज़ जब नई स्टार्ट होती है, आई थिंक उसके ऊपर हमें पहले से एक राय कायम नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी के साथ इसको देखना चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। ये तो अब जब इनके स्टार्ट्स निकलेंगे, जब वो असल में क्राइम को पकड़ सकेंगे, जब वो हमारे सामने कुछ चीज़ें लेके आएंगे, तभी पता चलेगा। एक हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू।